कल रात को 8:30 बजे मैंने फाइल पर साइन किया है, जो फाइल है कि 100% इथेनॉल अब कार में, स्कूटर में, कहीं भी ऑटोमोबाइल में यूज करने के स्टैंडर्ड्स के साथ उसके सर्कुलर को निकाल दिया है। इन वीडियो से साफ है सरकार का इरादा अब E20 से भी आगे जाने का है। और अभी 5 जून को यूनियन पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने E85 वाले 38 पब्लिक सेक्टर फ्यूल स्टेशंस को लॉन्च कर दिया है, जिसमें सरकार का प्लान दिसंबर 2026 तक 500 आउटलेट्स को ओपन करने का है और अगले ही साल यानी कि 2027 में इनको 5000 तक एक्सपेंड करने का है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि सरकार इस एथेनॉल के पीछे क्यों पड़ चुकी है जब E20 पेट्रोल पर ही इतना बवाल मच रहा है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में पूरा सच। अब पहले जानते हैं E20 आखिर है क्या। E20 एक ऐसा पेट्रोल है जिसमें 20% एथेनॉल है और 80% पेट्रोल है, यानी कि 100 लीटर पेट्रोल की बाल्टी में 20 लीटर एथेनॉल है और 80 लीटर सामान्य पेट्रोल है। और ये प्रीमियम पेट्रोल पर भी लागू होता है, जिसे आप पावर पेट्रोल बोलते हैं। अब सवाल है कि अब ये एथेनॉल क्या है। एथेनॉल एक बायोफ्यूल है जो गन्ना, मक्का, चावल और उन सभी कृषि उत्पादों से बन सकता है जिसमें स्टार्च और शुगर मौजूद होते हैं। ये ठीक वैसे ही बनता है जैसे शराब फर्मेंटेशन से बनती है। तो क्या आप इसे पी सकते हैं? जवाब है नहीं, क्योंकि इस बायोफ्यूल वाले एथेनॉल को सरकार डीनेचर कर देती है, यानी कि इसमें कुछ ऐसे रसायन मिलाए जाते हैं जैसे कि मेथेनॉल, केरोसिन, जिससे इसे कोई पी ना सके। E20 कोई नया एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम नहीं है। एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम की शुरुआत 2003 में ही सरकार ने कर दी थी, जब E5 को लॉन्च किया गया था, यानी कि 5% एथेनॉल पेट्रोल में मिलाया जाएगा, जो 2014 तक रहा, लेकिन इसमें कुछ खास इजाफा नहीं हुआ। कारण था गन्ने की पैदावार अच्छी नहीं हुई थी, जिससे जो एथेनॉल का प्रोडक्शन था वो भी लिमिटेड हुआ। अब सवाल है कि हम गन्ने से ही इसको क्यों बना रहे हैं जबकि यह स्टार्च से भी बन सकता है, जैसे आलू हो गया, चावल हो गया, जिनमें स्टार्च मौजूद होता है। तो इसका आंसर है बिल्कुल बनाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए स्टार्च को ग्लूकोज में बदलना पड़ता है, उसके बाद ही आप अल्कोहल बना सकते हैं, जो टाइम टेकिंग भी है और जिसके लिए रिसोर्सेज भी चाहिए। इसलिए हम गन्ने को यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें डायरेक्टली शुगर प्रेजेंट रहती है। अब इसके बाद 2018 में मोदी गवर्नमेंट ने नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स लॉन्च किया, जिसमें 2 गोल सेट किए गए, जिसमें पहला था 2022 तक पूरे देश में E10 पेट्रोल को रोल आउट करना और दूसरा था 2030 तक E20 पेट्रोल को लेके आना, जिसमें पहला टारगेट जो E10 वाला था वो 2022 में टारगेट ईयर में पूरा कर लिया गया। वहीं E20 मार्च 2025 में, यानी कि 5 साल पहले ही अचीव कर लिया गया। यानी कि आज जितने भी सारे पेट्रोल पंप्स हैं सब में E20 पेट्रोल मौजूद है। अब सरकार ने ऐसा डीजल के साथ नहीं किया, क्योंकि डीजल के साथ एथेनॉल अच्छे से मिक्स नहीं होता। इसलिए सरकार बायोडीजल यानी B5 और B20 का प्लान कर रही है, जिसमें डीजल के अंदर आइसोब्यूटेनॉल डाला जाएगा, जो एक अल्कोहल बेस्ड बायोफ्यूल ही है, लेकिन ये बनता है यूज्ड कुकिंग ऑयल से, जेट्रोफा प्लांट से और एनिमल फैट से। हालांकि अभी इसमें टाइम है, तो वापस से आते हैं एथेनॉल में। अब सबसे बड़ा सवाल है सरकार इसको पेट्रोल के साथ मिक्स क्यों कर रही है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है आज भी इंडिया 85% क्रूड ऑयल बाहर से इंपोर्ट कर रहा है, जिसमें टॉप सप्लायर कंट्री हैं रशिया, इराक और सऊदी अरेबिया, और इनसे इंपोर्ट करने में हमारा अच्छा खासा खर्चा आ जाता है। अब सरकार इस खर्चे को बचाना चाहती है और ये बात सरकार ने नीति आयोग में भी कोट की है। इसके अनुसार E20 प्रोग्राम भारत का सालाना $4 बिलियन यानी करीब 30,000 करोड़ रुपए का तेल आयात बिल बचा सकता है, और यह रकम बहुत ज़्यादा है। अब इस एथेनॉल मिलाने का दूसरा बड़ा रीज़न है पॉल्यूशन का। जो टेल पाइप इमिशन है, यानी जो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन इमिशन है, उसमें कमी आती है, और जो बिल्कुल सही बात है। अब इस क्रूड ऑयल में भी बहुत जियोपॉलिटिक्स होती है। जैसे किसी कंट्री में वॉर हो गई तो इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे 2018 में यूएसए ने ईरान पर कड़े सैंक्शंस लगा दिए, जिसके बाद इंडिया को क्रूड ऑयल के लिए रशिया के पास जाना पड़ा। तो कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल के लिए एक डिपेंडेंसी दिखाई देती है। वहीं सरकार का एक तर्क ये भी है कि वो किसानों की आय को बढ़ाना चाहती है, उनको एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स दे करके, जिससे उन्हें एक अतिरिक्त बाजार मिलेगा और शुगर मिल्स की आय बढ़ेगी, जिससे कैश फ्लो भी बढ़ेगा। अब देखा जाए तो सरकार के ये सभी पॉइंट्स वैलिड हैं, लेकिन इस सिक्के का दूसरा पहलू भी है, जो इसके क्विक ट्रांजिशन और खराब इम्प्लीमेंटेशन पर सवाल खड़ा करता है। इसमें सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है गाड़ियों के माइलेज का, यानी पेट्रोल की कीमत तो नहीं घटी, उल्टा माइलेज भी गिर गया। यानी जो गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में 50 किलोमीटर चलती थी, अब वो 47 किलोमीटर चलेगी, यानी कि 3 किलोमीटर कम। अब इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न भी है। अब एथेनॉल में पेट्रोल की तुलना में 35 से 40% तक कम ऊर्जा होती है, जिससे ये अधिक फ्यूल लेता है।
और माइलेज 3 से 7% तक गिर जाता है। अब जरा नीति आयोग की ये रिपोर्ट देखिए। इसमें इन्होंने बताया है पुराने 4 व्हीलर्स में लगभग 6 से 7% तक फ्यूल एफिशिएंसी लॉस होगा, पुराने 2 व्हीलर्स में 3 से 4% तक लॉस होगा, वहीं E20 ऑप्टिमाइज्ड 4 व्हीलर्स में 1 से 2% तक लॉस होगा। इसमें सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है 2023 से पहले की गाड़ियां, यानी कि जो E20 कंपैटिबल नहीं है। आपके फ्यूल टैंक और फ्यूल पाइप दोनों खराब हो सकते हैं और धातु वाले हिस्सों में जंग भी लग सकता है। इसका कारण है एथेनॉल की हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, यानी कि यह हवा से मॉइस्चर खींचता है जिससे फ्यूल में पानी मिल सकता है, और अगर आपकी गाड़ी लंबे समय से कहीं पर खड़ी है तो फ्यूल के खराब होने की संभावना और बढ़ जाती है। इसके लिए सरकार ने E10 को एज अ प्रोटेक्शन फ्यूल की तरह इस्तेमाल करने के लिए बोला था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। मजबूरन सभी को E20 फ्यूल ही डालना पड़ा। अब इसका एक सॉल्यूशन नजर आता है, वो है E20 अपग्रेड किट, लेकिन जो एक एक्स्ट्रा बर्डन महसूस कराता है क्योंकि इसकी कीमत 20,000 से 40,000 तक जा सकती है। और इन 2023 से पुरानी गाड़ी जो E20 कंपैटिबल नहीं है उनके लिए एक नुकसान ये भी है कि उनकी रीसेल वैल्यू बहुत नीचे गिर रही है। अब इसी उठापटक में ICICI लम्बार्ड ने E20 फ्यूल से होने वाले डैमेज के इंश्योरेंस को रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन बाद में फिर क्लैरिफाई किया कि फ्यूल टाइप से कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। अब ये चेंजिंग स्टेटमेंट भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, क्योंकि कोई भी गाड़ी की यूजर मैनुअल ही उसकी असल गाइड है जो बताती है कि उसमें कौन सा फ्यूल डाला जा सकता है। कहीं ना कहीं ये कंपनियां भी सरकार के दबाव में है। अब कुछ इन्वायरमेंटल रीजन भी हैं, जैसे गन्ने की खेती एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, यानी ये पानी बहुत मांगती है, तो उन राज्यों में ये वाटर सोर्स पर एक डायरेक्ट बर्डन है। दूसरा है फूड वर्सेस फ्यूल की डिबेट। ये कुछ ऐसा ही है जैसे खाने की जगह ईंधन पर जोर देना। इससे फ्यूचर पे स्टॉक पाइलिंग और ब्लैक मार्केटिंग की भी समस्या हो सकती है। अब यही बड़ा कारण है कि चाइना ने 2017 के बाद से E10 के बाद कोई अपग्रेड नहीं किया। कारण था उसे डर था अपनी फूड शॉर्टेज का, इसलिए उसने एथेनॉल की जगह इलेक्ट्रिक पर फोकस किया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरकार इसे इतना फास्ट क्यों कर रही है और इसका फायदा आम इंसान को क्यों नहीं मिल रहा है। यहाँ आता है सरकार का उद्देश्य, जो है आयात कम करना, ना कि तुरंत पेट्रोल के दामों को कम करना। अब अगर हम ग्लोबली देखें तो इसमें सबसे सफल मॉडल है ब्राज़ील का और USA का, जिसमें ब्राज़ील शुगर केन यानी गन्ने से एथेनॉल बना रहा है, वहीं USA कॉर्न यानी मक्के से एथेनॉल बना रहा है। हमने यहाँ फॉलो किया है ब्राज़ील के प्रो अल्कोहल 1975 मॉडल को, क्योंकि हम भी शुगर केन में अच्छा प्रोडक्शन करते हैं, तो हमारे लिए आइडियल मॉडल जो है वो ब्राज़ील का ही है। ब्राज़ील का ये ट्रांजिशन कोई 4-5 साल का नहीं है, उसे E27 तक पहुंचने में लगभग 40 से 50 साल लग गए हैं। ब्राज़ील ने पहले इंफ्रास्ट्रक्चर और कंपैटिबल व्हीकल्स यानी कि फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स पे बहुत काम किया, फिर उसके बाद ही उसने एथेनॉल का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। वहीं USA ने कंज्यूमर्स के लिए एक ही पेट्रोल पंप पे अलग अलग पेट्रोल जैसे E5, E10, E18 और E85 देने स्टार्ट करे, जिससे वहाँ के लोगों के पास चॉइसेस हैं। अब इन कंट्रीज को देख के लगता है कि कई बड़े देश सालों से एथेनॉल मिक्स्ड पेट्रोल यूज कर रहे हैं। फर्क बस इतना है कि किस देश ने कितनी जल्दी रोल आउट किया, लोगों को कितने ऑप्शन दिए और कंपनीज को कितना समय दिया। तो मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।